उग्र राष्ट्रवाद के अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम पूर्व कक्षा में भी अध्ययन कर चुके हैं। तिलक के द्वारा ही भारत में राष्ट्रीयता में उग्रवादी धारा का नेतृत्व किया गया। तिलक के सामाजिक विचारों में तिलक के जो सामाजिक विचार थे वह सुधारवादी न होकर के पुनः अभ्युदयवादी थे। वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक प्रयोगों को वर्तमान में पुनः स्थापित करने में विश्वास रखते थे। वे पाश्चात्य संस्कृति की भौतिकवादी परंपरा का विस्तार भारत में नहीं चाहते थे। इतना होने पर भी तिलक अंग्रेजी भाषा व साहित्य के अध्ययन एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारों को अपनाने से मना नहीं करते थे। जहां उन्होंने एक और वेद, उपनिषद, गीता आदि का गहन अध्ययन किया, वहीं दूसरी ओर हीगल, कांट, स्पेंसर, मिल, बेंथम, रूसो, वोल्टेयर आदि के विचारों को भी अध्ययन में किया गया उनके द्वारा। वे पाश्चात्य साहित्य एवं संस्कृति के उच्च आदर्शों से अनभिज्ञ नहीं थे, परंतु एक सच्चे राष्ट्रवादी भारतीय के रूप में वे भारत का वैचारिक पुनर्निर्माण पाश्चात्य विचारों के आधार पर नहीं करना चाहते थे। समाज सुधार के क्षेत्र में उग्रवादी का नीति का अनुकरण उनके द्वारा नहीं किया गया जितना राजनीतिक क्षेत्र में किया गया। वास्तव में वे राजनीतिक सुधारों के बाद सामाजिक सुधार लाना चाहते थे। वे पहले स्वराज्य लाना चाहते थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने समाज सुधारों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने रानाडा द्वारा प्रस्तावित सुधारों का समर्थन किया। उदाहरणार्थ, उन्होंने बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया तथा 60 वर्ष की आयु में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन भी किया। वे स्त्री शिक्षा तथा शराब पर प्रतिबंध लगाने के प्रबल समर्थक थे, परंतु वे सामाजिक सुधारों का कार्य ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे। तिलक की दृष्टि में किसी भी प्रकार के सुधारों को विदेशी शासन द्वारा जबरन थोपा जाना उस सुधार को अनैतिक बना देना था। उनका कहना था कि उचित लोकमत का निर्माण कर सुधारों को सुगमता से लाया जा सकता है। तिलक सुधारों को कानून के माध्यम से नहीं अपितु सामाजिक प्रशिक्षण के माध्यम से क्रियान्वित के पक्षधर थे। वे हिंदू समाज की रूढ़ियों से भी बंधे हुए नहीं थे। विधवा विवाह के वे समर्थक थे और छुआछूत में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनकी मान्यता थी कि भारत के गौरवपूर्ण अतीत को भुलाने के स्थान पर उन त्रुटियों को दूर करने की किया जाए जिनके कारण सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। तिलक के धार्मिक विचार। तिलक की सनातन हिंदू धर्म में पूर्ण निष्ठा थी। वे हिंदू धर्म की उदारता, महानता, सहिष्णुता के प्रबल प्रशंसक थे। उनके अनुसार वेदों, उपनिषदों और वेदांत की वैज्ञानिक धारणा में संदेह नहीं किया जा सकता। वे पाश्चात्य भौतिकवाद संस्कृति की चकाचौंध में भी हिंदू धर्म के प्रकाश से विमुख नहीं हुए। हिंदू धर्म के प्रकाश से ही वे भारतीयों में स्वाभिमान तथा संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करना चाहते थे। वे धर्म को संघर्ष तथा मतभेदों का जनक नहीं मानते, बल्कि समाज में व्याप्त संकीर्ण सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए धार्मिक शिक्षण पर जोर देते थे। तिलक के अनुसार आध्यात्मिक एवं धार्मिक आधार पर ही भारतीय राजनीति आंदोलन गतिमान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीयता की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए गणेश पूजा का माध्यम बनाया और धर्म को तिलक ने राष्ट्रीयता का आवश्यक तत्व भी बताया। तिलक के राजनीतिक विचार। उदारवादियों की निष्क्रिय नीति का प्रतिक्रिया के रूप में संपूर्ण भारत को मूर्त और गतिशील विचार देकर अद्भुत जन जागरण उत्पन्न किया गया। उनकी राष्ट्रीय जागरण का अभियान उनकी आध्यात्मिक धारणाओं से प्रभावित था।
वेदांत दर्शन में भी ने ही उन्हें स्वतंत्रता की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता के बिना नैतिकता तथा आध्यात्मिक जीवन संभव नहीं है। तिलक के राजनीतिक चिंतन में एक और भारतीय चिंतन की आधारभूत धारणाओं का दर्शन होता है, तो दूसरी ओर आधुनिक पाश्चात्य राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी प्रभाव दिखाई देता है। मिल की राष्ट्रीयता की परिभाषा से वह सहमत थे। मैजिनी व बर्क के विचारों से भी वे प्रभावित थे। अपने राजनीतिक कार्यक्रम में तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा की नीति को अपनाया। यही विचारधारा आगे चलकर उग्रवादियों की प्रमुख नीति बनी। तिलक ने स्वराज्य को ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य चुना और स्वराज्य की धारणा को क्रियान्वित करने के लिए सार्वजनिक रूप से क्रांति को उपयुक्त नहीं माना, परंतु वे पूर्णतः अहिंसा के पुजारी भी नहीं थे। वे राष्ट्र में ऐसी शक्ति का संचार करना चाहते थे जिससे शासन को प्रतिरोध उग्र से उग्रतम होता चला जाए। अतः यथासंभव शासकीय परिवर्तन लाने के लिए तिलक ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग की नीति अपनाई। यदि भारतीय सहयोग देना बंद कर देंगे तो शासन समाप्त हो जाएगा। उनका कहना था कि सब शास्त्रों से अधिक शक्तिशाली शस्त्र शास्त्र है। यदि स्वतंत्रता चाहते हैं तो उसके लिए प्रतिरोध आवश्यक है। इस प्रकार तिलक ने सर्वप्रथम असहयोग का विचार दिया, जो आगे चलकर गांधी जी की योजनाओं का प्रमुख अंग बना। बहिष्कार के साथ स्वदेशी की मांग रखी। स्वदेशी का अर्थ तिलक ने आत्मनिर्भर बताया और तिलक द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी एवं बहिष्कार के शस्त्र ही आगे चलकर जन जागृति के अमूल्य साधन बने और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से तिलक भारतीय युवकों में भारतीय धर्म एवं संस्कृति की जानकारी तथा उनके प्रति आदर उत्पन्न करना चाहते थे। और यही कारण है कि केसरी में भी उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया। उन्होंने संवैधानिक शब्द को जनता को बताया कि संवैधानिक शब्द जनता को गुमराह कर रहा है। उनके अनुसार स्वयं उदारवादी इस शब्द का अर्थ नहीं जानते और इंग्लैंड की राजनीति में प्रयुक्त शब्दों में वे भारत के संदर्भ में निरर्थक प्रयोग करते हैं। तिलक ने भारत की सरकार की जनता के प्रति नहीं, वो ये कहते थे कि भारत की सरकार भारत की जनता के प्रति नहीं बल्कि इंग्लैंड की संसद के प्रति उत्तरदायी है। तिलक ने निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति का समर्थन किया और 1907 में जिस संवैधानिक आंदोलन को वह हास्यास्पद मानते थे, 1917 में वे स्वयं उस ओर झुक गए और मोंटेस्क्यू सुधारों की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कांग्रेस में लोकतांत्रिक दल की स्थापना इसका प्रमाण है। तिलक के राजनीतिक विचारों में हिंसा व अहिंसा के मध्य अंतर्द्वंद दिखाई देता है। उनका बाल्यकाल पारिवारिक वातावरण विद्रोही स्वर से गुंजित था। उनके परिवार ने वासुदेव बलवंत फड़के का समर्थन किया। सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारियों से उनका सीधा संपर्क था। 1905 में रूस के वाणिज्य प्रतिनिधि से बम्बई में मिलकर तिलक ने भारतीयों को रूस में सैन्य प्रशिक्षण दिलाने की सूचना भी मांगी थी, लेकिन तिलक को हिंसात्मक प्रवृत्ति त्यागने के लिए विवश होना पड़ा और तिलक की निराशा का कारण भारतीयों में पौरुष की कमी तथा अन्य हिंसक क्रांतियों की योजना को 1908 में अपने देश निर्वासन के समय त्याग दिया गया। तिलक के द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना भी की गई। तिलक केवल राजनेता ही नहीं थे, अपितु उच्च कोटि के विद्वान भी थे। अपने संस्कृत व गणित के ज्ञान के आधार पर उन्होंने ओरिएंट स्टडी इन
द इक्वेंटिटी ऑफ वेदास नामक ग्रंथ की रचना की। उनके इस सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व था। 1903 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी आर्केटिक होम इन द वेदास भी प्रकाशित की गई। इसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप के सुदूर उत्तरी छोर पर निवास करते थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना तिलक ने मांडले जेल में की, जिसमें गीता के उपदेशों का दार्शनिक अध्ययन एवं व्याख्या करने का प्रयास किया और भारतीयों को कर्म की प्रधानता का पाठ पढ़ाया। गीता के अन्य भाष्यकारों की मान्यता है कि ज्ञान व भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, पर तिलक का कहना था कि ईश्वर प्राप्ति के उपरांत भी मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। उसके अनुसार गीता मानव की निवृत्ति की ओर नहीं ले जाती, वरन वह प्रवृत्ति मार्ग को प्रशस्त करती है। और तिलक ने का अगर हम मूल्यांकन करें तो तिलक ने अपने समय में भारतीयों को संगठित करने, जन आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार किया। अपने पीछे तिलक स्वाधीनता आंदोलन की एक बड़ी विरासत छोड़ गए। गांधी जी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने तिलक के सिद्धांतों पर आचरण कर उनके द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य को पूरा किया। यद्यपि गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना, किंतु जन सामान्य उनके कार्यों में तिलक का ही दर्शन करती थी। लगानबंदी, बहिष्कार, असहयोग, स्वदेशी, मद्य निषेध आदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर तिलक ने भविष्य के राजनीतिक आंदोलन का मार्ग प्रस्तुत किया। तिलक में राजनीति एवं विद्वता का संगम उनकी महानता व यश गाथा को और अधिक बढ़ा देता है। उनके ग्रंथों में उनके प्रगाढ़ पांडित्य के साथ साथ राष्ट्रीय भावना दृष्टिगत होती है। पाश्चात्यकरण के प्रबल झंझावात से तिलक ने भारतीय संस्कृति तथा भारतीयों को बचाया। सामाजिक बुराइयों को स्वविवेक से समाप्त करने का आह्वान कर तिलक ने भारत में अंग्रेजी शासन को सामाजिक क्षेत्र में प्रविष्ट होने से रोका। तिलक ने असहयोग का पाठ पढ़ाया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अंत करने की घोषणा की। यही असहयोग का मंत्र गांधी जी ने पूर्ण स्वराज के समय पूर्ण स्वराज का संबल बना। कांग्रेस उदारवादियों के नेतृत्व में शिक्षित मध्यम वर्ग संस्था थी, परंतु तिलक के नेतृत्व में ही यह जन सामान्य की कांग्रेस बन गई। तिलक वास्तव में जनता के नेता थे। जीवन भर कठोर संघर्ष करते हुए भारतवासियों में स्वराज्य का मूल मंत्र फूंकने वाले इस जनप्रिय नेता को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद के जनक की संज्ञा दी है। रोमेरोला के अनुसार वे कर्म के पुजारी थे। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति, और वह भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहते थे। भारतवासी अपने भाग्य का विधाता स्वयं है। जो ही वह स्वावलंबी बनेगा, स्वराज्य समीप आ जाएगा, ऐसा उनका विचार था। वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहकर पुकारा, परंतु शिरोल जैसे तिलक के कट्टर विरोधी ने भी उनके बारे में लिखा कि मैं लंबे समय से पत्रकार हूँ। अपने इस जीवन में मैंने केवल 2 ही ऐसे निर्भीक नरयुगल देखे हैं जिन्होंने मुझसे हटकर प्रश्नोत्तर किए हों। उनमें एक तिलक और दूसरा जर्मनी का सम्राट विलियम कैसर। विचारों की भिन्नता होते हुए भी तिलक के स्वर्गगामी होने पर महात्मा गांधी ने उनके विचार इस प्रकार व्यक्त किए: तिलक इस लोक से चले गए, यह विश्वसनीय नहीं लगता। वे जन समाज के एक ऐसे अंग थे, हमारे युग का कोई भी व्यक्ति इतना महान जन समुदाय नहीं जुटा सका। वे निसंदेह जनसाधारण के पूज्य थे।
अर्थात तिलक अपने जीवन पर्यंत एक आंदोलनकारी रहे। प्रारंभ से अंत तक कई विवादों के केंद्र में बने रहे, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में स्वराज्य की पताका फहराते रहे। और मोंटेस्क्यू ने कहा कि भारत का एक ही सच्चा उग्रवादी है और वह है तिलक। बिना तिलक को स्मरण किए भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास अपूर्ण है। वे नव भारत के निर्माताओं में से एक हैं।